नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका समीर बंसल आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए तो आज का लेक्चर चालू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू कर्व्स इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, और एक इसी के साथ एक और कंसेप्ट पढ़ा था कि एक फिक्स पॉइंट है कॉमा बी और एक मूविंग पॉइंट एक्स कॉमा एफ एक्स जो कि एक कर्व पे लाई कर रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स पे। तो मूविंग पॉइंट का उस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम तभी होगा व्हेन AP इज नॉर्मल टू द कर्व एट P। और मैंने एक सवाल आपको करके दिखाया था। तो इसी कंसेप्ट को आगे लेते हुए बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो इस पे सवाल देखते हैं। सवाल देखें, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम, find the minimum distance, find the minimum distance between the curves, find the minimum distance between the curves x square plus y square is equal to 2 and xy is equal to 9। इसी को पूछने का एक और तरीका है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। एक सर्कल दे दिया और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे दिया बेटा। तो ये सर्कल है आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है xy इज इक्वल टू 9। तो सब लोगों को मालूम है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू कर्व्स इज अलोंग दी कॉमन नॉर्मल। तो सर्कल की नॉर्मल तो सेंटर से पास होगी ही होगी, तो ये कॉमन नॉर्मल। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू कर्व्स, दिस इज बेसिकली बेटा द मिनिमम डिस्टेंस। या तो इधर वाला ले लो या इधर वाला ले लो, एक ही बात है। तो अब ये पॉइंट अगर मैं x1 y1 कह दूं आपके सामने, वैसे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है xy इज इक्वल टू c स्क्वायर। सबको इसके पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन मालूम होते हैं ct कॉमा c बाई टी। तो अगर मैं x1 y1 ना लेके यहाँ पे इस कर्व के पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 3t कॉमा 3 बाई टी ले लूं बेटा, ठीक है क्या? ये पॉइंट P और ये पॉइंट सर्कल पे A, ठीक है क्या? तो dy by dx at this point P, y कितना है 9 by x, तो dy by dx कितना आ गया बेटा 9 by x square at the point 3t। 3t डाल दो यहाँ पे, तो 3t डालोगे तो ये कितना आ जाएगा -1 by t square। तो dy by dx ये टेंजेंट लाइन का स्लोप आया -1 by t square। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा t square। t square is the slope of normal line। So this slope is also equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, this upon this, so that is equal to 1 by t square, and therefore t4 is 1 and therefore t square is 1 and therefore t is plus minus 1। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस 1 आने था, एक इधर आएगा पॉइंट और एक इधर आएगा। तो ये पॉइंट आपको पता लग गया कितना 3,3। तो इस लाइन की इक्वेशन भी पता लगी, ये लाइन कितनी हो गई y इक्वल टू x। तो ये पॉइंट 3,3, तो सर्कल पे ये पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों? ये वाला पॉइंट कितना हो गया? ये पॉइंट हो जाएगा 1,1, ठीक है क्या? बस तो ये डिस्टेंस कितना आ गया x2 minus x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 plus 4 दैट इज अंडर रूट 8। तो मिनिमम डिस्टेंस d मिनिमम कितना आ गया? d मिनिमम विल बी इक्वल टू, मेंस के लिए सफिशिएंट है ये सवाल, सिंपल सा फ्लैट सवाल, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू कर्व्स।
So minimum distance between the two curves is along the common normal. ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू x सर्कल में डाल देना बेटा, तो यहाँ 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक ये पॉइंट आएगा रे, लिख लो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते। इसी सवाल को पूछने का एक और तरीका, इसी सवाल को आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि भाई फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द minimum value of the expression x1 minus x2 का whole square. Find the minimum value of the expression x1 minus x2 का whole square plus under root of 2 minus x1 square minus 9 by x2 का whole square। और आपको दे देगा वो कि भाई x1 epsilon 0 comma root 2 and x2 is r plus। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी जो मैंने सवाल पूछा था कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू कर्व्स, कौन से कर्व लिए थे अपन ने बेटा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और एक कर्व क्या लिया था? xy इज इक्वल टू 9। तो ये जो पूछने का तरीका है सवाल का, अगर अपन गौर से देखें बेटा, यहाँ x1 और यहाँ x1, अगर मैं इसको h कह दूं और इसको k कह दूं, ये एक कर्व पे पॉइंट ले रखा है, थोड़ी देर के लिए x1 को h कह देते और अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x1 स्क्वायर इसको क्या कह देते हैं? k। तो रिलेशन hk में क्या हो गया? व्हाट इज k? k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस h स्क्वायर। तो देखो ये क्या आ गया? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यही सर्कल आ गया क्या? यही आ गया। तो h और k मान के आप x1 एलिमिनेट करते हुए अल्टीमेटली ये इस सर्कल पे पॉइंट ले रखा है। ये जो अपन ने बनाया था, ये इस सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया, इस सर्कल पे पॉइंट ले लिया बेटा x1 कॉमा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x1 स्क्वायर। इधर देखो, इसको h कह दो और इसको k कह दो। h इज इक्वल टू x2 और k इज इक्वल टू 9 by x2। ठीक है क्या? तो 9 by x2 मतलब 9 by h, दिस इज इक्वल टू 9 by h। तो hk इज इक्वल टू 9। वही कर्व आ गया। तो कर्व पे पॉइंट ले लेते हैं कई बार, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू कर्व, और आपको रीड करना पड़ता है, अच्छा कर्व पे पॉइंट ले लिया है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू कर्व, कर्व तो यही है, और इन्होंने ये यहाँ मेंशन करके बता दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करना। ठीक है क्या? तो सर्कल और हाइपरबोला पे पॉइंट ले लिया, मिनिमम डिस्टेंस, और ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इससे पहले वाले सवाल में d पूछा था, यहाँ पे d स्क्वायर पूछना है, क्योंकि इस पूरे का अंडर रूट नहीं है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एक डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। तो कई बार इस तरह से भी सवाल बेटा पूछ लिया करते हैं, बट ये एडवांस हो गया, दिस इज एडवांस। उस तरह से पूछना दैट इज मींस कि सिंपल आपके सामने लैंग्वेज ही लिख दी है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू कर्व्स। बट इस तरह की लैंग्वेज जब डिस्टेंस फॉर्मूले में देते हैं तो आपको रीड करना पड़ता है कि ये पॉइंट किस कर्व पे और ये पॉइंट किस कर्व पे। डिस्टेंस फॉर्मूला बनाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? तो ये पॉइंट एक कर्व पे और ये पॉइंट एक कर्व पे। जैसे कि सवाल देखें, एक सवाल और आपको कराता हूं बेटा इसमें, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, find the minimum value of the expression d is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 plus 4 minus twice अंडर रूट ऑफ x1 plus 2 का होल स्क्वायर, where obviously x1 is greater than or equal to -2।
इज दैट फाइन बच्चों? तो अब क्लियर कट आपको डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दिख रहा है बच्चों? तो अगर ये तो आपको दिख रहा है बेटा, ये x2 और ये x2 प्लस 4, अगर इसको h बोलूं और इसको k बोलूं तो k इज इक्वल टू h प्लस 4। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस कर्व पे लाई कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन, दैट स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू x प्लस 4। x की जगह x2 तो y कितना आ जाएगा? x2 प्लस 4। ये तो ये लाइन आ गई। किन दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है, वो हमें रीड करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये पॉइंट किस कर्व पे है? इसको y माना आपने, तो ये हो गया दूसरा कर्व आपके पास आ गया, y इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। x की जगह x1 तो y कितना हो गया? ट्वाइस अंडर रूट x1 प्लस 2। इज दैट फाइन? कोई दिक्कत? अब इन दोनों कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों स्केच करते हैं ये कर्व। ये एक पैराबोला है आपके पास, आधा पैराबोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 से बड़ी है, ठीक है क्या? तो x0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2√2। अब अगर इस कर्व को खींचें, ऑब्वियसली y कैन नॉट बी नेगेटिव, y हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। इस पूरे कर्व को खींचें, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा? 4 टाइम्स x प्लस 2। और आप सब लोग पैराबोला पढ़ चुके, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला होता है। ऐसा पैराबोला चाहता है तो ये पूरा तो ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है क्या? बट ये x माइनस 2 और ये x0 पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 2√2। यहां पे वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है? ऐसा कुछ कर्व खींचेगा ये, नीचे तो जा नहीं सकता, y कैन नॉट बी नेगेटिव। अब ये लाइन खींचो, y इक्वल टू x प्लस 4, ये तो सिंपल सी लाइन है। तो y इक्वल टू x प्लस 4, x माइनस 4 पे y की वैल्यू कितनी है? 0। और x0 पे y की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये -4 और x0 पे वैल्यू कितनी है? और कर्व और लाइन, ओहो मजा ही आ गया। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीस टू कर्व इज अलोंग द कॉमन, और लाइन तो अपने आप में टेंजेंट होती है, तो इसकी नॉर्मल मतलब यहां परपेंडिकुलर और ये इधर ऐसे अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो बेटा किसी तरह से ये पॉइंट कर्व पे निकालना है। इस पॉइंट को कर्व पे जो पॉइंट है x1 y1 कहते हैं। जैसे ये पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये d मिनिमम आ जाएगा, ठीक है क्या? लेकिन ये देखो क्या पूछा है, इसका अंडर रूट नहीं लगा है, हमें d स्क्वायर निकालना है, ठीक है? इसका स्क्वायर आपका आंसर है। तो सबसे पहले ये पॉइंट निकालते हैं। इसको पॉइंट को निकालने के लिए इस कर्व को डिफरेंशिएट करना, dy by dx एट द पॉइंट p बोलना कितना आ गया? 1 by अंडर रूट ऑफ x1 प्लस 2। सही लिखा है क्या? कोई दिक्कत? अब क्या करें? ये तो आपने dy by dx इस पॉइंट पे निकाला, तो इसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो लाइन का स्लोप कितना है बच्चों? 1। लाइन का स्लोप 1। मिनिमम डिस्टेंस अलोंग द कॉमन नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो x1 कितना आ गया बच्चों? कितना आ गया? -1। और अगर x1 -1 है, x1 -1, तो y1 कितना आ गया? 2। तो y1 कितना आ गया? ओह, कर्व पे पॉइंट पता लग गया क्या? कर्व पे पॉइंट पता लग गया, -1, 2। तो -1, 2 का इस लाइन से डिस्टेंस, ये लाइन क्या है? x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको मालूम है, -1, 2। तो -1, -2, -3 प्लस 4, 1 by √2। ये आया, लेकिन d मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि हाँ इसका रूट लगा होता तो d आंसर हो जाता। फाइनल आंसर इज 1 by 2। अ वर्ड ऑफ कॉशन, बच्चे मिस कर जाते हैं, 1 by √2 दे जाते हैं। तो फाइनल आंसर इज 1 by 2। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला रीड करना, किस कर्व पे पॉइंट लाई कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स इज अलोंग दी
कॉमन नॉर्मल। और मेंस में अगर ये कंसेप्ट आया तो बहुत छोटा सवाल पूछा जाएगा, स्ट्रेट अवे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट बच्चे इसको रीड ही नहीं कर पाते कि इससे एक कर्व बनेगा और इससे एक कर्व बनेगा और उन दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। बहुत टफ सवाल अभी मैं नहीं ले रहा हूं इसमें। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, an important concept, concept number 3 in this case. Given a line and a moving point P on it, and a moving point, given a line and a moving point P on it. A and B are two fixed points. A and B are two fixed points on the same side of line. A and B are two fixed points on the same side of line. ठीक है, एक लाइन दे रखी है बेटा आपको, ये एक लाइन दे रखी है और P एक मूविंग पॉइंट है और A और B दो फिक्स पॉइंट है इस लाइन के सेम साइड पे। A and B are two fixed points on the same side of the line. तो आपसे पूछ रहे हैं क्या कि PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू बता दो। PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन, PA प्लस PB मिनिमम की वैल्यू बता दो, या फिर वो आपसे पूछ सकता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन द लाइन सच दैट PA प्लस PB इज मिनिमम। अब बेटा देखो, सबको ये मूविंग पॉइंट है, ये नहीं हिलेगा, ये फिक्स पॉइंट है, P इस लाइन पे मूव कर रहा है। अब आपको ये मालूम है ट्रायंगल बन रहा है और सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। PA प्लस PB की वैल्यू हमेशा AB से बड़ी होगी। क्या कोशिश करके AB ला सकते हैं क्या? तो अगर हम देखें कि P पॉइंट मूव करते करते ऐसी प्लेस पे आ गया कि ये कोलिनियर हो गए, तो भी PA प्लस PB AB से ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में एक ही इमेज इस लाइन में लेते हैं, एक ही इमेज इस लाइन के अंदर, लाइन गिवन होगी आपको, एक ही इमेज ली और इसको इससे मिला दिया। अब ये दोनों कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हो गए, तो PA और PA डैश एक ही बात है। तो PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू निकालो, या फिर PA डैश प्लस PB की मिनिमम वैल्यू निकालें, एक ही बात है। अब बेटा देखो, गौर से देखना, अगर ये P पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो PA डैश प्लस PB, A डैश B से तो बड़ा हो गई होगा। अब A डैश B कब आएगा? जब ये मूव करते करते ऐसी पोजीशन पे पहुंचे कि A डैश P और B क्या हो जाए, कोलिनियर। अब PA डैश और PB का सब मिलके A डैश B आ जाएगा। तो सीधी बात है, PA डैश प्लस PB मिनिमम occur when A dash P and B are collinear। तो अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, तो हमने इसकी इमेज निकाल ली। सपोज इसकी इमेज आ गई 1, 2 और ये पॉइंट नहीं रखा है आपको, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो और ये लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके P पॉइंट आ जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस
तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस निकाला। तो पहला कंसेप्ट इसके अंदर है मिनिमम वैल्यू ऑफ PA plus PB is equivalent to PA dash plus PB and which occur when A dash P and B are collinear। एक तो ये अभी एप्लीकेशन बताता हूं बेटा, इसकी एप्लीकेशन कितनी टफ है। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको बच्चों। PA dash plus PB मिनिमम occur when A dash P and B are collinear। दूसरी चीज इसमें पूछते PA minus PB मैक्सिमम। सेकेंड पॉइंट जो पूछते हैं बेटा इसमें PA minus PB, find the coordinates of the point P if PA minus PB is maximum। ठीक है, ये पूछ लेते हैं PA minus PB is maximum। अब इस केस में देखो बेटा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन दी, हमेशा छोटा हो ही होगा। क्या हम AB के बराबर ला सकते हैं क्या? इस केस में इमेज लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे जैसे ये P पॉइंट इधर मूव कर रहा है, अगर ये कोलिनियर हुआ P इधर आया, तो PA और PB और PA का डिफरेंस क्या AB आ रहा है क्या? आ रहा है, तो इसमें इमेज लेने की जरूरत नहीं है। PA minus PB maximum occur when PAB are collinear and the same concept। ठीक है क्या? तो इस केस में तो अगर कोई PA minus PB की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो सीधे सीधे A पॉइंट और B पॉइंट दे रखा है, ये डिस्टेंस ही आ जाएगा आपके पास। ये कम पूछते हैं, जो ज्यादा पूछते हैं वो PA plus PB पूछते हैं। ठीक है, और तीसरा जो इसमें पूछते हैं वो पूछते हैं कि भाई PA minus PB मिनिमम। तो सबको मालूम है मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। तो PA minus PB मिनिमम occur when PA is equal to PB। जब PA किसके बराबर हो? PB। इसका मतलब P lies on the perpendicular bisector of AB। P कहां लाया करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लें और ये गिवन लाइन है, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास? लिख लें। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब एक आध सवाल इसका एप्लीकेशन देखें। थोड़ा सा बेटा टफ सवाल ले रहा हूं मैं। if maximum value of the function fx is equal to under root of x की पावर 4 minus 3x square minus 6x plus 13 minus under root of x4 minus x square plus 1. If maximum value of this function is root n, where x is real, then find beautiful problem and it's a tough problem। मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू, अगर एक बच्चा इसमें कैलकुलस में घुस गया कि dy by dx निकालते हैं तो बहुत टीडियस जॉब हो जाएगा, बहुत टीडियस जॉब, और हो सकता है आप रिजल्ट तक पहुंच भी ना पाओ। गौर से देखो बच्चों, ये PA minus PB इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला बनाना। अंडर रूट के अंदर x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, एक मूविंग पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, और वो मूविंग पॉइंट किस कर्व पे है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला और ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अब गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, कि जो पहला रूट लिखा हुआ है ये x4 और ये 13,
13 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर अगर अपन सोचे 9 और 4, तो अगर मैं यहां लिखूं x4 और इस 13 का 4 ले लूं, तो इन दोनों को देख के x स्क्वायर और 2 फील आती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा तो 4x स्क्वायर आएगा। तो इस -3x स्क्वायर को लिख लो क्या, -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और x स्क्वायर -6x प्लस 9। तो ये वाली चीज भी परफेक्ट स्क्वायर बनी और ये वाली चीज भी परफेक्ट स्क्वायर बनी। तो जो पहला रूट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, x स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस x -3 का होल स्क्वायर। ये सोचना कि ये चीज लिखी हुई है, दिस इज नॉट जेईई मेंस, दिस इज जेईई एडवांस, इट्स अ टफ प्रॉब्लम। इस चीज को ये बनाना, ये अपने आप में टफ चीज है, सोचना टफ है। अब आप सोचो ये क्या लिख दिया मैंने, व्हाट इज दिस, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का क्या लिखा है, किस पॉइंट का किससे डिस्टेंस है, क्या है, x स्क्वायर का 3, 2 से x -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का लिखा हुआ दिख रहा है बेटा। ये पॉइंट किस कर्व पे लाई कर रहा है, y = x स्क्वायर पैराबोला। ये पॉइंट x स्क्वायर किस कर्व पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट का किससे डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट, कौन सा फिक्स पॉइंट, 3, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पे डिस्टेंस आएगा बेटा, वो नहीं लिख रहा, अपन ने मूविंग पॉइंट लिख दिया यहां पे। ये बात समझ में आ रही है, ये हटाओ। अब आपको पता लग गया है कि ये तो मूविंग पॉइंट है, अब इसका इससे डिस्टेंस और इसका किसी और से डिस्टेंस, तो इसका यूज करते हो इसको भी बनाना पड़ेगा। तो अब ये जो चीज लिखी हुई है क्या लिखी हुई है, इसको देख के आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस x -0 का, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया x स्क्वायर का किससे डिस्टेंस, बोलो 0, 1 से फील तो आई गई थी, ये तो पता ही लग गया था, तो बनाना कौन सा मुश्किल है। ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस x -0 का, वेरी सिंपल। तो इसका किससे डिस्टेंस, तो ये तो मूविंग पॉइंट है, इसको p कह देते हैं, इसका 0, 1 से डिस्टेंस और इसका किससे डिस्टेंस, ये pa और ये pb, ये पॉइंट क्या आ गया 3, क्या लिखा क्या है, मुझे क्या निकालना है क्या बेटा, pa pb की मैक्सिमम वैल्यू है। जब ये पॉइंट मूव करते ऐसे स्टेज में पहुंचेगा यहाँ पे, तो बेटा देखो pb और pa का डिफरेंस ab हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस ab, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, √9 + 1 √10। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है √10, तो m कितना हो गया 10। ये नहीं सोचा जाता बच्चों से, आपको भी मैं क्लास में करवा चुका हूं ये सवाल, बट फिर आ जाए फिर अटक जाओगे, बनेगा ही नहीं। सोचने का तरीका, 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 13 के नियरेस्ट नंबर सोचें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। फील आती है इसमें, तब मतलब पता तो लगेगा क्या लिखा है। अगर dy/dx में चले गए तो मतलब फिर तो पता नहीं कहां सवाल टर्न हो जाएगा। pa pb, जब मैक्सिमम पूछ रहा है तो pa pb, मिनिमम पूछता तो pa pb, ठीक है क्या, लिखे। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम देखिए बच्चों, फाइंड
फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक मैक्सिमम पूछ लिया, एक मिनिमम पूछता हूं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3 times under root of 5 minus 4 cos x plus under root of 13 minus 12 sin x, where x is a real number. Now बच्चों ये इट्स अ वेरी टफ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी टफ प्रॉब्लम, और नॉर्मली बच्चों को फील ही नहीं आती है इसमें पीए प्लस पीबी की। फिर बोल रहा हूं, पी जो पॉइंट होता है वो एक मूविंग पॉइंट होता है जो किसी कर्व पे होगा, ठीक है क्या? स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकता है और किसी कर्व पे भी हो सकता है, और ए और बी दो फिक्स पॉइंट होते हैं। तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम मैं क्लास में देता हूं और बच्चों को टाइम देता हूं 5 मिनट का सॉल्व करने के लिए। तो कई बच्चे सोच भी लेते हैं, बट अब सोचना कैसे देखो इसमें, ठीक है? जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, कितना टफ है। इट इज नॉट मेंस प्रॉब्लम, बेसिकली इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ एडवांस। अब स्टूडेंट सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्री dy by dx, पता नहीं कहां चला जाता है सवाल, फिर कहां चला जाता है, बीच में प्लस साइन, ये रूट, कहीं ऐसा नहीं हो ये pa लिखा हो और ये pb लिखा हो, फिर p हमें देखना पड़ेगा किस कर्व पे है, और जैसे आपने देख लिया कि p इस कर्व पे है और a ये फिक्स पॉइंट है, b ये फिक्स पॉइंट है, तब तो आसान हो गया pa प्लस pb। चलो बनाने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। पहले तो इस 3 को अंदर ले जाते हैं, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पहला रूट, इस 3 को अंदर ले जाओ तो 9 बन के जाएगा। तो ये क्या लिखा है 45 माइनस 36 cos x, ठीक है क्या? और ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 13 माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों 45 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताना। 45 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है 36। इस पहले रूट को देखते हैं, तो मैंने इसको लिखा 36 प्लस 9 माइनस 36। अभी इसको भूल जाओ, पहले इसको सेट करते हैं, ठीक है क्या? अब ये जो 36 cos x यहां पे आ गया, ये 2ab का काम करेगा। किसका काम करेगा? 2ab का काम करेगा। 36 मतलब 6 स्क्वायर, ठीक है क्या? 2 6 12, 12 into 3 36 होता है। तो बेटा अगर मैं इसको लिखूं 3 cos x, 3 cos x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो देखो एडजस्ट हुआ क्या? 9 cos square x, ठीक है क्या? प्लस 36 ये आया, माइनस 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 आ गया, बट 9 cos square x आ रहा है, मुझे क्या चाहिए 9। तो 9 cos square x प्लस 9 sin square x will give you 9। तो यहां पे मैं क्या जोड़ दूं 9, और मजा आ गया, 9 sin square x मतलब 3 sin x का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला तो बनना ही चाहिए था बच्चों। तो अल्टीमेटली जो पहला वाला रूट लिखा हुआ है, ये पहला रूट क्या लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 3 cos x माइनस 6 का प्लस 3 sin x माइनस 0 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां पे आप वेरिएबल पॉइंट रीड कर पा रहे हो? क्या है मूविंग पॉइंट? 3 cos x, 3 sin x, which lies on the circle x square plus y square equal to 9. 3 cos x, 3 sin x lies on a circle x square plus y square equal to 9. और इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे 6, अब मुझे मूविंग पॉइंट पता लग गया 3 cos x, 3 sin x। तो बाजू वाला में भी वही यूज होना है, होना ही होना है, तो कोई टेंशन नहीं है। कोशिश करते हैं बेटा 13 की जरा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर सोचना, 9 and 4, इसको बनाते हैं अंडर रूट
बेटा 3 cos x, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है क्या, समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज लिखी हुई है दिस इज नथिंग बट 3 sin x माइनस 2 का 9 sin square x की चिंता मत करो, प्लस 4 आ गया, माइनस 12 sin x आ गया, 9 sin square x प्लस 9 cos square x, तो प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे 9 cos square x which is 3 cos x minus 0 का होल स्क्वायर। तो ये रूट क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस अंडर रूट ऑफ 3 cos x minus 0 का प्लस 3 sin x minus 2 का। तो इसी पॉइंट से ये किसका डिस्टेंस हो गया, 0, 2 का डिस्टेंस। अब आप ये बना दो बेटा एक सर्कल, ये सर्कल बना लिया आपने। कौन सा सर्कल है बच्चों, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस पे ये एक मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट क्या है 3 cos x, 3 sin x, ये मूविंग पॉइंट है। तो पहला डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है 3 cos x, 3 sin x का डिस्टेंस कहां से 6, 0, और दूसरा डिस्टेंस क्या लिखा है, दूसरा डिस्टेंस लिखा है ये पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों 0, और PA प्लस PB मिनिमम क्या होगा, PA प्लस PB मिनिमम तो AB आएगा, नहीं आना है, PA प्लस सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है क्या, अब ये पॉइंट बेटा यार घूमते यहाँ आ जाए तो PA प्लस PB AB के बराबर ही हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस बोलो कितना है, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 रूट 40। ओ तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो E मिनिमम कितना हो गया रूट। अब ये सवाल आ जाए बेटा इस साल JEE एडवांस में, नहीं हो बच्चों से बना ही नहीं पाएंगे PA प्लस PB। इट्स अ वेरी टफ प्रॉब्लम, वेरी टफ प्रॉब्लम। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लियर होगा। मैंने थोड़ी सी टफनेस बढ़ा दी है बट पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ऊपर है। तो मैक्सिमा मिनिमा में जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक सवाल बताए थे मैक्सिमा मिनिमा के, वो इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का आपको जनरल आइडिया होगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स का आपको जनरल आइडिया होगा। अब जो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक। क्यूबिक के कर्व्स पे बहुत सवाल बनते हैं मेंस में भी और एडवांस में भी। तो वो मैं आर्टिकल अपना लास्ट लेना चाहूंगा मैक्सिमा मिनिमा में, एंड सी दी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो मैं लेके आपको बताता हूं। लिख लो पहले, ये क्लियर है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की चर्चा में ज्यादा नहीं करूंगा, सबको मालूम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन d2y by dx square must be 0 at that point and f double dash x must change its sign either from concave up to concave down or from concave down to concave up। as such point of inflection पे इतने सवाल बनते भी नहीं है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भी नहीं, बट एक बेसिक आइडिया आप लोगों को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है क्या, लास्ट आर्टिकल ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक। ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक very important। Graphs of cubic। Consider a cubic y is equal to fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं क्यूबिक के, इज वेल नोन टू ऑल ऑफ यू, बट स्टिल एक बार रिवाइज करते हैं। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंफिनिटी पे पॉजिटिव इंफिनिटी जाएगा, नेगेटिव इंफिनिटी पे
नेगेटिव इंफिनिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब नेगेटिव है तो नेगेटिव इंफिनिटी पे पॉजिटिव इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी पे नेगेटिव। एवरी क्यूबिक हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बिकॉज़ f डबल डैश x इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x और लीनियर का एक ही रूट होता है, तो क्यूबिक फंक्शन का एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, एक ही, और आएगा ही आएगा। कर्व एक जगह अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा। एवरी क्यूबिक हैज एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब दो केस आते हैं, क्यूबिक मोनोटोनिक हो सकती है और नॉन मोनोटोनिक हो सकती है। तो पहला केस, सबसे सिंपल केस, केस 1, इफ क्यूबिक इज मोनोटोनिक, इफ क्यूबिक इज monotonic, condition under which a cubic is monotonic, ठीक है क्या? If f dash x is greater than or equal to 0 for every x epsilon r, or f dash x is less than or equal to 0 for every x epsilon r, implies cubic is monotonic। अगर डैश ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, और इवन इफ f dash x vanishes at some x बट उसके आगे भी डैश पॉजिटिव और उसके पीछे भी डैश पॉजिटिव, तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो कंडीशन अंडर व्हिच अ क्यूबिक इज मोनोटोनिक इज दिस, फॉर एग्जांपल fx is equal to x cube। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, fx is equal to x cube। सबको इसका ग्राफ मालूम है, तीनों रूट्स कोइंसिडेंट एंड 0, इसको कहते हैं मोनोटोनिक। अगर किसी फंक्शन का डैश, किसी क्यूबिक का डैश ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, तो लगातार बढ़ता हो जाएगा, इट इज मोनोटोनिक, ठीक है क्या? तो अगर एक क्यूबिक मोनोटोनिक है, ठीक है क्या, अगर एक क्यूबिक मोनोटोनिक है और कोई बोल रहा है कि उसके तीनों रूट्स रियल हैं, तो फिर वो कोइंसिडेंट ही होंगे, x क्यूब, x माइनस 1 होल क्यूब, और उसी जगह पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ जाएगा। इसका डबल डैश क्या है? 6x, जो कि 0 पे 0 और 0 पे कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। अदरवाइज अगर एक रियल और दो इमेजिनरी है, अगर एक क्यूबिक मोनोटोनिक है तो उसका एक रियल और दो इमेजिनरी रूट होंगे, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें देखना पड़ेगा कहां पे आ रहा है। जैसे ये तो ये मैंने क्यूबिक ली, अभी सपोज आप एक क्यूबिक ऐसे लिख दो कि भाई एक क्यूबिक आपने लिख दी fx is equal to, सपोज मन में आपने सोचा कि डैश मुझे लाना है ये x square plus x plus 1, उसको इंटीग्रेट करके लिख दो fx is equal to x cube by 3 plus x square by 2 plus x plus 4, कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है क्या? तो जब आप इसका डैश निकालोगे तो इसका डैश कितना आ गया? x square plus x plus 1। क्या मेरे प्यारे बच्चों डैश ऑलवेज पॉजिटिव है क्या? हाँ सर, डैश ऑलवेज पॉजिटिव इंप्लाइज क्यूबिक इज मोनोटोनिक। अब सवाल उठता है कि इस क्यूबिक का रूट कहाँ आएगा? तो वो तो भाई कोई खास बात नहीं है, हम इसका क्यूबिक का रूट भी बता सकते हैं कि किस इंटरवल में आएगा। इसका डबल डैश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2x plus 1। डबल डैश कहाँ पे 0 हो रहा है? माइनस हाफ पे। तो कर्व अपनी कॉन्केविटी कहाँ पे चेंज करेगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस हाफ पे चेंज करेगा। बोलो बच्चों 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी? पॉजिटिव। अब ये ऑब्वियसली नीचे से तो जाएगा नहीं, ये यहीं से जाएगा, कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा। यहाँ पे ये ऐसे चलते आया चलते आया चलते आया चलते आया यहाँ तक कॉन्केव अप और उसके बाद कॉन्केव डाउन। तो इसका कोई नेगेटिव रूट आएगा तो आईवीटी लगा के -1 -2 पे वैल्यू चेक कर लेंगे। सपोज -1 पे पॉजिटिव है और -2 पे नेगेटिव है, तो इस क्यूबिक का रूट कहाँ आ जाएगा? -2 और -1 के बीच में आ जाएगा। तो मोनोटोनिक तो बहुत सिंपल केस होता है। अगर एक क्यूबिक मोनोटोनिक है तो डैश ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, कोई खास बात नहीं, सबसे सिंपल केस। एंड इन दिस केस अगर एक क्यूबिक मोनोटोनिक है तो इसका एक ही रियल रूट आएगा और दो इमेजिनरी रूट होंगे। लेकिन अगर कोई बोले कि क्यूबिक मोनोटोनिक है और उसके तीनों रूट्स रियल है, तो वो फिर इक्वल होने ही पड़ेंगे, लाइक जस्ट लाइक एक्स क्यूब। तो पहला केस व्हेन क्यूबिक इज मोनोटोनिक,
आपको? केस 2, if cubic is non-monotonic. See the various graphs when cubic is non-monotonic. अब इसके अंदर पहला केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सवाल बनते ही इसमें, if all three roots are real and distinct, if all three roots are real and, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट केस ही है और यहीं पे सवाल बनते कि अगर एक क्यूबिक नॉन मोनोटोनिक है और उसके तीनों रूट्स, ये रूट उसके तीनों ही रूट्स कैसे रियल एंड डिफरेंट, या तो ये अब मान लो इसका डैश यहाँ पे x1 और x2, x1 and x2 are the roots of f dash x. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब पॉजिटिव ले रखा है, या ऐसा बनाएंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब नेगेटिव. x1 and x2 are the roots of dash. Condition under which cubic has all three roots real and different. What is the condition? सर यहाँ पे x1 की वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ x2 की वैल्यू नेगेटिव. ठीक है क्या? इधर लोगे तो x1 की वैल्यू नेगेटिव और इधर x2 की वैल्यू पॉजिटिव. x1 x2 क्या है? क्या है x1 x2? रूट्स ऑफ f dash x. तो condition is fx1 into fx2. Condition is fx1 into fx2 is less than 0. fx1 into fx2 is less than 0 where x1 and x2 are the roots of f dash x equal to 0. अब आप मुझे कोई भी ऐसा ग्राफ बना के बता दो क्यूबिक का जहां पे x1 और x2 पे डैश 0 हो रहा है और fx1 fx2 का प्रोडक्ट नेगेटिव भी है लेकिन तीनों रूट्स रियल एंड डिफरेंट ना हो, तीन जगह कट ही नहीं करे. ऐसा पॉसिबल ही नहीं. बनाने की कोशिश करते हैं बेटा. यहां पे आपको डैश 0 करना है x1 x2 पे और fx1 fx2 का प्रोडक्ट नेगेटिव रखना है, मतलब एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव. ठीक है क्या? सपोज मैंने यहां पे वैल्यू पॉजिटिव रखी. अब अगर मैं काटता ही नहीं हूं, यहां से ऊपर चले जाता हूं तो fx1 और fx2 दोनों ही क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. अब यहां पे पॉजिटिव है, ऑब्वियसली यहां नेगेटिव है तो इसके बीच से तो पास होना ही पड़ेगा. ये जाएगा और यहां नेगेटिव के बाद ऊपर जाना ही पड़ेगा क्योंकि x इंफिनिटी पे वैल्यू कहां पे? इंफिनिटी. तो तीन जगह कट कर ही जाएगा. तो अगर एक क्यूबिक के तीनों रूट्स रियल एंड डिफरेंट हैं और कोई आपसे बोल रहा है इसकी कंडीशन बताओ क्या है, तो इसकी कंडीशन है fx1 into fx2 should be negative where x1 and x2 are the roots of f dash x equal to 0. इस पे ही सवाल बनेंगे मेंस में चाहे एडवांस में. सवाल तो इसी आर्टिकल पे बनेंगे. ठीक है, अभी लेता हूं सवाल. दिस इज द केस 1. If all three roots are real and distinct. एक तो ये ग्राफ हो सकता है क्यूबिक का अगर क्यूबिक नॉन मोनोटोनिक है तो. अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस है इसमें या कंडीशन पूछी जाती है, one real and two imaginary. One real and two imaginary roots. One real and two imaginary. Let us draw the graph of a cubic having one real and two imaginary. x1 and x2 are the roots of f dash x. चाहे ऐसा बना दो या ऐसा. तो मेरे प्यारे बच्चों क्या देख रहे हो आप इसमें?
इस केस में जहां पे डैश 0 हो रहा है वहां पे फंक्शन की वैल्यू दोनों जगह पॉजिटिव और यहां दोनों जगह नेगेटिव, तो कंडीशन क्या हुई? कंडीशन इज fx1 into fx2 is greater than 0 where x1 and x2 are the roots of dash x equal to 0. Where x1 and x2 are the roots of dash x equal to 0. ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी अपन ये लाते हैं जहां पे fx का नेचर कुछ ऐसा हो कि तीनों ही रूट्स रियल हैं लेकिन दो कोइंसिडेंट करे और एक उनसे डिफरेंट है। मतलब तीसरा केस है fx का नेचर x माइनस अल्फा या x माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस अल्फा, कुछ ऐसा। तो वेरी ऑब्वियसली अगर ये रूट कोइंसाइड कर गया यहाँ पे तो यही मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट और यही उसका रूट भी है, ठीक है क्या? और एक रूट ये है इसका अल्फा, ये अल्फा रूट है और ये x2 कहते थे जो कहते आ रहे हैं अभी तक अपन जहां पे डैश। तो ये सबसे सिंपल केस है। अगर भाई fx का रूट ही रिपीटेड हो गया x1 तो x1 fx का भी रूट है और डैश का भी रूट है, तो क्लियरली कंडीशन इज fx1 into fx2 is equal to 0. This is the condition. इस पे इतने सवाल नहीं बनते, ठीक है? तो क्यूबिक की ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट एंड जनरल प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा मिनिमा। कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को करने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं बट क्लियर होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया पीए प्लस पीबी, पीए माइनस पीबी अलॉन्ग विद मूविंग पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है कि कब मिनिमम मैक्सिमम, उस पे सवाल बनते हैं। और एक ही क्यूबिक मैक्सिमम मिनिमम बहुत छोटा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट। चलिए 3-4 सवाल देखें इस पे, क्यूबिक पे कैसे सवाल बन जाता है। पहला सवाल, first problem, if the cubic y is equal to x cube plus px plus q has three distinct real roots, then अब पेपर में 4 ऑप्शन लिखे होंगे, मैं भी प्रूव दैट लिख रहा हूं। then prove that 4pq plus 27q square is less than 0. It's an important problem, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ऐसे 4 रिलेशन बेटा मेंस के पेपर में लिखे आ सकते हैं। तो सीधी बात है, क्यूबिक की उसने बता दिया तीनों रूट्स रियल एंड डिफरेंट है। इस क्यूबिक को fx कह देते हैं अपन। fx is equal to x cube plus px plus q। बोलो बच्चों डैश क्या है? f dash x will be equal to 3x square plus 0x plus p। f dash x के रूट्स हम क्या मानते हैं? x1 and x2। Condition for a cubic to have all 3 roots real and different is fx1 into fx2 should be less than 0 where x1 and x2 are the roots of f dash x equal to 0. So condition is fx1 into fx2 into fx2 should be less than 0 where ये चीज x1 x2 बेटा किसके रूट्स है? डैश के। चलिए fx1 निकालते हैं। बोलो बच्चों fx1 कितना है? रखो यहाँ पे x की जगह x1, तो x1 क्यूब प्लस px1 प्लस q। अब थोड़ा सा मैं सवाल लाइट कर देता हूं। x1 किसका रूट था? डैश का, तो सेटिस्फाई करेगा।
तो अगर x1 डैश का रूट है तो मेरे पास 3x1 स्क्वायर प्लस p की वैल्यू क्या होगी, इसका यूज यहां पे उठा लो। तो इसको लिख लो बेटा कैसे, 3x1 स्क्वायर प्लस p, जबरदस्ती लिख लो, लिखना ये था। तो x1/3 px1/3 आ गया, तो 2/3 ऑफ px1 और आएगा और प्लस q। ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0। तो बेटा fx1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 ऑफ px1 प्लस q। सिमिलरली fx2 भी यही, fx2 क्या हो जाएगा, x2 क्यूब प्लस px2 प्लस q। इसको x1 की जगह बस x2 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ px2 प्लस q। आसान हो गया थोड़ा सा, यहां पे x1 की जगह x2 आ गई, ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब आपकी कंडीशन यूज करें, ये fx1 into fx2 इज, जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जनरेट होगा। x1 x2 इसके रूट है, तो प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, यहां से x1 प्लस x2 की वैल्यू है 0 और x1 x2 की वैल्यू कितनी है, p/3। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके x1 x2 और x1 प्लस x2 की वैल्यू रखोगे, कट, ये रिजल्ट है। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगेन फॉर मेंस पर्पस, let fx is equal to x cube minus 3x plus a, where a is any quantity between 0 to 2. If fx has three distinct real roots, if fx has three distinct real roots x1, x2 and x3, then find the value of fractional part of x1 plus fractional part of x2 plus fractional part of x3. This is बच्चों fractional denotes fractional part function. Fractional denotes fractional part function. चलिए देखते। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताओ, फ्रैक्शनल x1 प्लस फ्रैक्शनल x2 प्लस फ्रैक्शनल x3। तो इस चीज को अपन x माइनस ब्रैकेटेड x लिख के लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस ब्रैकेटेड x1 प्लस ब्रैकेटेड x2 प्लस ब्रैकेटेड, ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब x1 x2 x3 इसके रूट है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट एब्सेंट है, तो ये तो क्या हो गया 0। इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, और ब्रैकेटेड की वैल्यू बताने का मतलब है मुझे इस रूट का इंटरवल पता होना चाहिए कि ये किस इंटरवल में है। ठीक है क्या? अब बेटा गौर से अगर अपन देखें थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा के, तो यहां से सिग्मा x1 प्लस x2 प्लस x3 0 है। सिग्मा x1 x2 बताना बच्चों क्या है, माइनस प्लस, दैट इज -3, और x1 x2 x3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस प्लस माइनस, दैट इज माइनस है, और a जो है वो 0 से 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव। इसका मतलब या तो तीनों रूट नेगेटिव होंगे या एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव। अब तीनों नेगेटिव हो नहीं सकते, क्योंकि अगर तीनों नेगेटिव हुए तो सम 0 नहीं आएगा। इसका मतलब आपको पता लग गया कि क्यूबिक का एक रूट नेगेटिव और दो रूट पॉजिटिव है। अब सिर्फ ये बताना है कि किस इंटरवल में है। तो बेटा f0 की वैल्यू बताना क्या है, a which is greater than 0। IVT का यूज करेंगे, साइन देखेंगे कहां चेंज होता है। f1 बताना कितना है बच्चों, a minus 2 which is नेगेटिव, क्योंकि a क्या है 0 से 2 के बीच में। ओ साइन चेंज हो गया, इसका मतलब एक रूट इसके बीच में आ गया, 0 से 1 के बीच में। बोलो बच्चों f2 कितना है, 8
minus 6 that is a plus 2 greater than 0 मजा आ गया यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव इसका मतलब एक रूट तो आपको दोनों पॉजिटिव रूट पता लग गए जो एक रूट है x1 0 से 1 के बीच में तो कोई क्वांटिटी 0 से 1 है तो उसका ब्रैकेटेड 0 तो ये पता लग गया 0 x2 1 और 2 के बीच में तो उसका ब्रैकेटेड 1 और अब सिर्फ नेगेटिव रूट पता लगाना है फिर साइन देखना पड़ेगा तो f of -1 कितना है f of -1 is a plus 2 which is अच्छा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव एक और चेक करना पड़ेगा f of -2 कितना है बच्चों मजा आ गया a-2 लेस देन तो जो नेगेटिव रूट है x3 वो किस इंटरवल में आ गया -2 से -1 तो इसका ब्रैकेटेड क्या हो गया -2 इसका ब्रैकेटेड क्या हो गया इसका ब्रैकेटेड क्या हो गया 0 इनका सम हो गया -1 और बाहर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो आंसर कितना हो गया तो आप सब लोगों को क्यूबिक के ग्राफ पे अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी तो आई होप मैं आपको आज कुछ सिखा सका हूंगा तो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन पे तो प्यारे बच्चों खूब मेहनत करें अच्छे से पढ़े मन लगा के पढ़े एंड क्रैक योर मिशन अच्छी तरह से पढ़े ताकि जो गोल आपने सोच रखा है वो अटेन हो थैंक यू ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस यू ऑल